हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 तक की बात। फ्रेंड्स, इससे पहले जो सेक्शंस कवर हो चुके हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लेना। उसका लिंक आपको ये वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। So, let's talk about section number 9, that is term of office of member of standing committee. तो फ्रेंड्स, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 ये कहते कि अगर कोई पर्सन है वो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनता है ना, तो उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो टेन्योर है, वो रहेगा 2 साल का। लेकिन ये 2 साल का समय शुरू कब होता है? वो शुरू होगा जब उस पर्सन का जो इलेक्शन है उसे नोटिफाई कर दिया जाएगा ना, उस दिन से लेकर के 2 साल तक उसका टेन्योर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ये जो मिस्टर पिंकू है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना है। तो मान लो इसका जो इलेक्शन है ना, उसको नोटिफाई किया गया 1 जनवरी 2024 को। तो अब 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक 2 सालों के लिए ये स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना रहेगा। लेकिन कहते अगर कोई सेक्शन 8 के क्लॉज ए, बी या डबल बी का मेंबर है, तब उस पर ये जो 2 साल के टेन्योर वाला रूल है ना, वो रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा। आगे बात करता है ये सेक्शन ये सेक्शन ये कहता है प्रोवाइडेड दैट, कहते कि मान के चलो ये जो मिस्टर पिंकू है ना, इसका 2 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तब क्या होगा? इसकी जगह एक न्यू मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। अब सपोज करो मिस्टर पिंकू जो है, इसका 2 साल का टेन्योर हो गया खत्म, इसकी जगह अब न्यू मेंबर आया है मिस्टर रवि। लेकिन ये जो न्यू मेंबर है ना, इसका अभी जो इलेक्शन है वो नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जब तक कहते वो न्यू वाले मेंबर का जो इलेक्शन है वो नोटिफाई नहीं कर देते ना, तब तक जो पुराना वाला मेंबर है, चाहे उसका टेन्योर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो तब तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा जब तक कि न्यू मेंबर का इलेक्शन नोटिफाई नहीं कर दिया जाता। प्रोवाइडेड फर्दर, और इस सेक्शन में ये बताया गया है, कहते सपोज करो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर टिंकू की। ये है मिस्टर टिंकू, ठीक। ये ना एक कॉरपोरेशन के मेंबर हैं। अब इसी कॉरपोरेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये उसके भी मेंबर है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी रीज़न हो सकता है इन्होंने रिज़ाइन किया, हो सकता है इनको डिसक्वालीफाई किया, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ये जो मिस्टर टिंकू है ना, ये अब इस कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं रहे। तो सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई मेंबर कॉरपोरेशन का मेंबर ही अब नहीं रहता है, तो वो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी नहीं रहेगा। मतलब जैसे ही कॉरपोरेशन की मेंबरशिप खत्म, तो साथ में स्टैंडिंग कमेटी से भी गए। आप समझ गए। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 का कहता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते जो सेक्शन 8 के क्लॉज ए, बी और डबल बी में मेंबर्स आते हैं ना स्टैंडिंग कमेटी के, ये वाले मेंबर्स का जो टेन्योर का समय है ना, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है तब तक क्या है, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करे रखेंगे, मतलब ये मेंबर रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी के। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अब इसकी मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए, तो तब ही खत्म होगी। अदरवाइज जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तब तक ये अपनी पोजीशन पे रहेंगे, मेंबरशिप इनके पास रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10, दैट इज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन होगा। तो पॉइंट 1 ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल बनाएगी। वही पॉइंट 2 ये कहता है, हमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो पॉइंट ए कहता है कि डायरेक्टर जनरल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो एज चेयरमैन। वही डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज एक्स ऑफिशियो एज को चेयरमैन। एंड मेडिकल कमिश्नर ऑफ द कॉरपोरेशन क्या होगा, वो भी होगा इसका एक्स ऑफिशियो।
अच्छा, ये जो एक्स ऑफिशियो क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल के साथ समझा दिया था कि जो पर्सन क्या है अपनी पोजीशन के चलते क्या है किसी भी कॉर्पोरेशन के, किसी भी कमेटी के या काउंसिल के क्या है मेंबर बनते हैं, उनको हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। इनका इलेक्शन या अपॉइंटमेंट नहीं होता, या अपनी पोजीशन के चलते ही मेंबर बन जाते हैं। तो पॉइंट ए बी सी तो सिंपल थे, अब पॉइंट डी को ध्यान से समझना। पॉइंट डी कहते कि ये जो एक्ट है ना, जोन से स्टेट्स पर, जिन स्टेट्स पर ये एक्ट लागू है ना फ्रेंड्स, उन स्टेट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या करेगी, एक एक मेंबर को अपॉइंट करेगी इस काउंसिल में स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी। अच्छा, मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जस्ट इमेजिन कि यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 4 ही स्टेट्स हैं और दिल्ली और चंडीगढ़ 2 ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। अब एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब मान के चलो जो राजस्थान है ना उस पर ना ये वाला जो एक्ट है वो लागू नहीं हो रहा, बचे कौन से बचाओ, ठीक है, पंजाब बचा, गुजरात बचा, महाराष्ट्र बचा। तो ये तीन स्टेट्स के अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो एक एक मेंबर को अपॉइंट करेंगी, जो कि इस काउंसिल में क्या करेंगे, अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? अब बात हुई यूनियन टेरिटरी। हमारे एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं भाई, एक दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना 2, इनके मेंबर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो वाली स्टेट्स जिन पे ये एक्ट लागू नहीं होता उनको भी साइड करो, जो यूनियन टेरिटरीज है इनको भी साइड करो। सिर्फ किन की बात करनी है हमने, जिन स्टेट्स के ऊपर ये एक्ट लागू हैं, वो वाली स्टेट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो एक एक मेंबर को अपॉइंट करेंगी। ठीक, अब मान लो एक पंजाब से अपॉइंट हो गया, एक महाराष्ट्र से हो गया, एक गुजरात से अपॉइंट हो गया, तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों मेंबर्स जो हैं इस मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में क्या है, अपनी अपनी स्टेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप पॉइंट डी क्लियर। अब पॉइंट ई के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अब एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं। कहते हैं जो एम्प्लॉयर्स है ना फ्रेंड, ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर्स है ना, एम्प्लॉयर्स में से 3 मेंबर, कितने मेंबर, 3 मेंबर को अपॉइंट करेगी। कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसके साथ कंसल्ट, किसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, बोलो यस, एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद। अब ये जो एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, बोलो यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है। अब ये जो 3 मेंबर्स जो अपॉइंट किए गए हैं ये क्या करेंगे, इस मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट एफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एम्प्लॉयर्स की बात करी थी, राइट। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज के बारे में। अब इसको भी ध्यान से समझना, एम्प्लॉयज हैं, ठीक, एम्प्लॉयज के 3 मेंबर अपॉइंट करेगी, बोलो कौन, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो किसके साथ कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट करेगी, एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है। और बोलो ये जो 3 मेंबर अपॉइंट किए गए हैं ये क्या करेंगे, ये इस मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर। अब पॉइंट जी के बारे में बात करते हैं। तो कहते अब मेडिकल प्रोफेशन, अब हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन की। मेडिकल प्रोफेशन के भी फ्रेंड्स 3 बंदे कौन है, 3 मेंबर्स अपॉइंट करेगी, बोलो कौन, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करेगी, वो कंसल्ट करेगी किसके साथ, अब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करेगी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगी, यस, ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन ये जो 3 मेंबर्स हैं ना फ्रेंड्स मेडिकल प्रोफेशन के, इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर कहते हैं एटलीस्ट कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो ये बात याद रख लेना। तो ये जो तीनों मेंबर्स हैं ये क्या करेंगे, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में मेडिकल प्रोफेशंस को क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं सेक्शन के पॉइंट 2 के बारे में। तो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 ये कहते कि ये जो हमारी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है ना,
इस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर है, जो टर्म ऑफ ऑफिस है, वो होगा 4 सालों का। कितने सालों का? 4 सालों का होगा। फिर से वही बात कि ये 4 साल को शुरू कहाँ से किया जाएगा? तो जिस दिन इन मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है उसकी जो नोटिफिकेशन दी जाएगी ना, उस दिन से लेकर के 4 साल तक फिर इनका टेन्योर चलेगा। लेकिन फिर से एक्सेप्शन तो एक आएगी ही, वो ये है, कहते सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए से लेकर के डी तक जो मेंबर्स आते हैं ना, ये 4 साल के टेन्योर वाला जो रूल है उन पर अप्लाई नहीं होगा। फिर एक और पॉइंट वही जो ये कहता है कि अगर मान लो ये जो पुराना वाला मेंबर है मिस्टर पिंकू मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, इसके 4 साल पूरे हो गए हैं, अगर पिंकू की जगह टिंकू आता है तो पिंकू फिर भी तब तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकता है जब तक इस नए वाले टिंकू का जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन है वो नहीं दिया जाता। समझ गए? अब बात करते हैं इस सेक्शन के पॉइंट 3 के बारे में। तो सबसेक्शन 3 ये कहता है फ्रेंड्स, कहते कि सबसेक्शन 1 के क्लोज बी और डी इनमें इनके जो मेंबर्स हैं ना, ये वाले जो मेंबर्स हैं, इनका जो टेन्योर है कहते हैं वो डिपेंड करता है वो वाले गवर्नमेंट के ऊपर जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया था। तो इनको अपॉइंट करने वाली जो गवर्नमेंट है ना, कहते जब तक वो चाहती है कि बेटा तुम काम कर लो, तब तक क्या है ये काम करते रहेंगे, मतलब तब तक इनके पास इनकी मेंबरशिप रहेगी। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 10 भी हो गया होगा क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 11 दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ मेंबरशिप। अब सपोज करो फ्रेंड्स, कहते चाहे कॉरपोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, इनका अगर कोई मेंबर है वो अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है तो क्या वो छोड़ सकता है? यस, अगर वो रिजाइन देना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन ये रेजिग्नेशन देना किसे है? तो वो रेजिग्नेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे? इन रिटन, लिखित रूप में रेजिग्नेशन देना होगा। तो क्या बस बात खत्म? नहीं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक आपकी वो सीट खाली नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉरपोरेशन है और इसका मेंबर है पिंकू, एक स्टैंडिंग कमेटी है, इसका मेंबर है टिंकू, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, इसका मेंबर है चिंकू। ठीक, मान लो ये तीनों क्या है, चाहते हैं अपनी पोजीशन छोड़ना। तीनों ने ही रिटर्न में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन भी दे दिया। अब सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, ये जो टिंकू है इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, टिंकू का भी एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स इनकी सीट खाली, ये अब मेंबर नहीं रहे। लेकिन मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिंकू के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या इसकी सीट खाली होगी? क्या इसकी पोजीशन ये छोड़ पाया? नहीं। तो क्या कहते कि आपको सबसे पहले तो रेजिग्नेशन रिटर्न में देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट का उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, तभी माना जाएगा कि अब वो आपकी सीट वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है, आपकी मेंबरशिप आप छोड़ पाए हो। आई होप ये क्लियर है सेक्शन, इतना ही था बस इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12। ये पता फ्रेंड्स किसके बारे में बात करता है? कहते कि आपकी मेंबरशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है, आपसे छीना भी जा सकता है। यस, कैसे? चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 वो ये कहता है फ्रेंड्स, कहते हैं अगर आप कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, आप किसी भी बॉडी के मेंबर हो, लेकिन अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स मिस कर दी ना, तो आपसे आपका मेंबरशिप जो है वो छीन लिया जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो हम बात करते हैं, ये है डॉक्टर शर्मा जो कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के क्या है, मेंबर है। हुआ पता क्या, इन डॉक्टर शर्मा ने पता क्या करा, पहली मीटिंग, फिर दूसरी मीटिंग, फिर तीसरी मीटिंग, तीनों मीटिंग्स को मिस कर दिया, जिसकी वजह से इनसे इनकी मेंबरशिप अब छीन ली गई। ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये डॉक्टर शर्मा, इनका मेंबरशिप इनसे छीना गया था 3 मीटिंग्स मिस करने की वजह से, और अगर ये दोबारा से फिर से मेंबर बनना चाहते हैं तो क्या ये बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बट कैसे, वो ध्यान से सुनिए। अगर मान लो अब ये जो डॉक्टर शर्मा है ये फिर से मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो अपनी मेंबरशिप को रिस्टोर करने के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये क्या है, दोबारा से अपनी इस काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। सो यहाँ पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कहते कि मान लो आप कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल किसी भी बॉडी के मेंबर हो, लेकिन आपको जिस रोल के लिए अपॉइंट किया गया था, चाहे वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, मेडिकल प्रोफेशन का है, जिस भी रोल के लिए आपको उस बॉडी में, उस काउंसिल में या उस कमेटी में या उस कॉरपोरेशन में अपॉइंट किया गया था, कहते अगर आप उस रोल को नहीं निभाते हो, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, आपको कह सकती है कि अब आप इस काउंसिल के या इस कमेटी के या इस कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके एक डेट डिक्लेयर कर देगी कि इस दिन से अब आप मेंबर नहीं रहेंगे। आई होप आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं। ये जो मिस्टर पिंकू है ना, ये एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है और इसको पता क्यों अपॉइंट किया गया था, एम्प्लॉयर्स को, मान के चलो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। अब एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको अपॉइंट तो किया गया, लेकिन फ्रेंड्स ये जो पिंकू है ना, अपने रोल को अच्छे से नहीं निभा रहा था। मतलब ये इस कमेटी में एम्प्लॉयर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अरे भाई, अगर तुम अच्छे से काम ही नहीं करोगे तो तुमको क्यों रखेंगे, है ना। तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा, ऑफिशियल गैजेट में ना नोटिफिकेशन दे करके मान लो 25 दिसंबर 2024 को ये डिक्लेयर कर दिया। ये मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन से इसकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी, ये मेंबर नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा, जब 25 दिसंबर 2024 आएगी ना, तब ये जो पिंकू है ना, उस दिन से क्या है, ये अब इस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा। और ये बात जो है सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी पे लागू नहीं होती फ्रेंड्स। आप कॉरपोरेशन के मेंबर हो, मान लो अगर मैं मिस्टर रवि की बात करूं, ठीक, उसको कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए मान के चलो अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ भी ऐसा कर सकती है कि ऑफिशियल गैजेट में एक डेट, एक स्पेसिफाइड डेट डिक्लेयर कर देगी और जौन सी तारीख वो डिक्लेयर करेगी, उस दिन से फिर जो मिस्टर रवि है कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं रहेंगे। ऐसे सेम चीज मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में भी लागू होती है। सो आई होप आपको पॉइंट 2 भी क्लियर हो गया। तो अब इसके पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट कहता है, कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो सेक्शन 4 के क्लॉज आई में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो पर्सन क्या है, मान के चलो वो मिनिस्टर, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाता है हाउस ऑफ द पीपल का, या फिर वो डिप्टी चेयरमैन बन जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट का, ठीक, तो ऐसे सिनेरियो में अब उस बंदे से क्या है, जो मेंबरशिप है वो छीन ली जाएगी, वो मेंबर नहीं रहेगा। दूसरा, अगर वो बंदा क्या है, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर नहीं रहता है, फिर चाहे उसने रिज़ाइन किया गया हो या उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो, वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहता है, तब भी उसको किसी भी बॉडी में अगर किसी भी रोल के लिए अपॉइंट किया गया था, तो वो उस चीज़ का मेंबर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो जो मिस्टर रवि है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आते हैं सेक्शन 4 के क्लॉज आई में, और इनको मान लो स्टैंडिंग कमेटी में एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, मान के चल लो, ठीक है। अब क्या होता है, इनको बना दिया जाता है स्पीकर, स्पीकर बना दिया गया है, तो बेटा स्पीकर बन गए हो ना, खुश रहो, अब तुम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं रहोगे, समझ गए। ऐसे मान लो पिंकू है, ठीक है, वो अब पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं रहा, इसने रिजाइन कर दिया था किसी भी रीजन के चलते, तो कहते हैं बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे ना तुम, अब तुम किसी बॉडी के मेंबर भी नहीं रहोगे। तो ऐसे केस में भी इससे क्या है, जो मेंबरशिप है वो ले ली जाएगी। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में ये बताया गया है, कहते चाहे कॉरपोरेशन हो, स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हो, कोई भी बॉडी है, लेकिन आप उसके मेंबर नहीं बन सकते अगर अनसाउंड माइंड है, मतलब अगर कोई पर्सन मेंटली इल है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट, कहते कि अगर वो पर्सन इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, कि उसका तो दिवालिया ही निकल गया है, तो ऐसे केस में भी वो मेंबर नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से समझना,
फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट ये कहते अगर कोई बंदा है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वो कॉरपोरेशन का मेंबर बनना चाहता है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो मिस्टर पिंकू है ना, ये कॉरपोरेशन का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन कहते हैं इसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा इस कॉरपोरेशन का मेंबर बनने के लिए अगर मिस्टर पिंकू का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट है कॉरपोरेशन के साथ। अब पहले डायरेक्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं। मान के चलो फ्रेंड्स, ये जो मिस्टर पिंकू है ना, ये कॉरपोरेशन का मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन इसी कॉरपोरेशन के साथ क्या है, इनकी कंपनी के कोई मान लो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है ना। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस कॉरपोरेशन के साथ, तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, बिकॉज आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, मान के चलो मिस्टर पिंकू के बिजनेस पार्टनर है मिस्टर रवि, ठीक। अब मिस्टर रवि, देखो मिस्टर पिंकू का खुद का तो नहीं, लेकिन उनका बिजनेस पार्टनर का क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस कॉरपोरेशन के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली तो इंटरेस्ट बन गया ना मिस्टर पिंकू का इस कॉरपोरेशन के साथ। कैसे? क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस कॉरपोरेशन के साथ। तो ऐसे सिनेरियो में भी अब मिस्टर पिंकू क्या है, इस कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं बन सकते। कहते कि आप कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी या काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते हैं अगर आपका क्या है, उस कॉरपोरेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में मेंबर नहीं बन सकते। एक्सेप्शनल केस, मान के चलो ये जो डॉक्टर पिंकू हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, कहते सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो ये मेंबर बन सकते हैं। या मान के चलो ये जो मिस्टर रवि हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर हैं, ये डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर हैं, तब क्या है, ये मेंबर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या समझे आप कि अगर आप जस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आप सिर्फ शेयर होल्डर हो, आप डायरेक्टर नहीं हो, आपका कोई इंटरेस्ट किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं है, तब आप मेंबर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो पॉइंट सी क्लियर हो गया। बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में। पॉइंट डी अब ये कहते हैं ये जो एक्ट है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसके कमेंस होने से पहले, इसके बनने से पहले, इसके लागू होने से पहले, या फिर लागू हो गया लागू होने के बाद भी, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस चला है जो मतलब कह लो एथिकली रोंग है, जो एथिकली रोंग है, लाइक आपके ऊपर कोई करप्शन का केस लगा हुआ है, ब्राइब का, कोई फ्रॉड का, आपके ऊपर कोई ऐसे केस लगे हुए हैं, तब उस सिनेरियो में भी आप मेंबर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये जो मिस्टर रवि है ना, ये ना चाहते हैं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनना, लेकिन पता ये चलता है कि इनके ऊपर तो करप्शन का केस लगा था। तो कहते ऐसे सिनेरियो में मिस्टर रवि जी, स्टैंडिंग कमेटी तो क्या, कॉरपोरेशन, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, आप तो किसी के भी मेंबर नहीं बन सकते। तो समझे आप। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14, दैट इज फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। अब देखो यार, ये मेंबरशिप की जो वैकेंसीज हैं वो खाली तो होती ही हैं, तो वो सीट को भरा कैसे जाता है। पॉइंट 1 ये कहते सपोज करो मिस्टर पिंकू थे, इनका टेन्योर हुआ खत्म, तो इनकी जगह अब क्या किया जाएगा, फिर से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, फिर से इलेक्शन किया जाएगा और न्यू मेंबर को रखा जाएगा। सिंपल तो था पॉइंट। तो फिर पॉइंट 2 समझो जरा ध्यान से। पॉइंट 2 फ्रेंड्स अब ये कहते एक तो वो बात हुई ना कि एक पर्सन था, एक मेंबर था किसी भी का भी, चाहे कॉरपोरेशन का, चाहे स्टैंडिंग कमेटी का, या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, वो अपना टेन्योर खत्म होने पर क्या है, उसकी सीट जो है वो खाली होती है, वैकेंट होती है ना, वो तो बात अलग है। ठीक है, फिर आपने न्यू मेंबर के लिए आपने अपॉइंटमेंट रखा, इलेक्शन करा, ये सब करा। लेकिन फ्रेंड्स सपोज करो कोई बंदा, कोई जो मेंबर है वो अपना टेन्योर खत्म होने से पहले ही अगर कहते वो अपनी सीट खाली छोड़ दे, तो ये होती है कैजुअल वैकेंसी। अचानक से सीट खाली हो गई यार, मतलब अभी बंदे का टेन्योर बचा हुआ था और वो पहले ही छोड़ के चला गया। तो ऐसे केस में भी क्या है, अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट पता क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो ये जो मिस्टर पिंकू है, ठीक है, मिस्टर पिंकू फ्रेंड्स करता था काम मान लो स्टैंडिंग कमेटी में, और मान के चलो इसका 2 साल का टेन्योर था,
और इसने 1 साल का टेन्योर अभी पूरा किया था और 1 साल इसका रिमेनिंग था। ठीक, ये तो बीच में से चला गया, ये हुई कैजुअल वैकेंसी अराइज। तो ऐसे सिनेरियो में अब मिस्टर रवि को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ये जो मिस्टर रवि है ना वो सिर्फ रिमेनिंग 1 साल के लिए ही मेंबर बनेगा। ठीक, अगर मान के चलो मिस्टर पिंकू का 2 साल का टेन्योर होता और वो 1.5 साल काम करता तो उसके सिर्फ 6 महीने रिमेनिंग होने थे। तो जो न्यू मेंबर रवि था ना उसको सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। क्या समझे आप लोग कि कैजुअल वैकेंसी के केस में जितना समय रिमेनिंग रह जाता है ना टेन्योर का, बस उतने समय के लिए ही न्यू मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। मतलब सिर्फ बचे रिमेनिंग समय के लिए ही न्यू मेंबर क्या है, मेंबर बनकर रहेगा, उस पोजीशन को होल्ड करेगा। आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15 दैट इज फीस एंड अलाउंसेस। फ्रेंड्स, ये तो बहुत छोटू सा सेक्शन है। ये सिंपली पता क्या कहता है, कहते हैं चाहे आप स्टैंडिंग कमेटी, कॉर्पोरेशन या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर हो तो वो जो मेंबर्स हैं ना उनको फीस एंड अलाउंस दिए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करती है। सो बस ये इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16 दैट इज प्रिंसिपल ऑफिसर्स। फ्रेंड्स, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है, तो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एक और बात फ्रेंड्स, हमारा एक न्यू चैनल है दैट इज प्रतिभा पावर टॉक। तो अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड आप टेक्निक्स जानना चाहते हो, लाइक कि रात को नींद नहीं आती तो क्या करे, कोई इग्नोर कर रहा है तो क्या करे, कोई बात दिमाग से नहीं निकल रही तो क्या करे, तो ऐसी टेक्निक्स जानने के लिए भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ये वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 16 के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कहते हैं कंसल्ट, सलाह मशवरा करती है कॉरपोरेशन के साथ में। किसको अपॉइंट करने के लिए, डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल ऑफिसर को, कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट 2 कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कॉरपोरेशन का CEO होगा। क्लियर। पॉइंट 3 इसका ये बोलता है, कहते जो डायरेक्टर जनरल है और जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं ना, ये ना कॉरपोरेशन के होल टाइम ऑफिसर्स होंगे। मतलब कि अपनी पोजीशन के रिलेटेड ही ये काम करेंगे। अपनी पोजीशन के अलावा अगर कोई अनदर वर्क करना है, कोई और काम करना है, तो उसके लिए इन्हें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशन है उसकी क्या है कंसेंट, उनकी जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट भी क्लियर। पॉइंट 4 ये कहता है, कहते जो डायरेक्टर जनरल और जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं, है ना, इनको क्या एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है और वो जो टाइम पीरियड की लिमिट है ना, कहते हैं वो मैक्सिमम 5 साल होती है, 5 साल से ज़्यादा की नहीं होती है। एक बार जब इनका टेन्योर खत्म हो गया तो टेन्योर खत्म होने के बाद ये फिर से दोबारा मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए क्या है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, अगर ये उसको पूरा कर लेते हैं तो ये फिर से मेंबर बन जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, कहते हैं ये जो डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं ना, इनको भी फीस एंड अलाउंस मिलती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ध्यान से समझना। कहते हैं अगर कोई पर्सन है उसके ऊपर सेक्शन 13 में बताई गई डिस्क्वालिफिकेशंस में से कोई डिस्क्वालिफिकेशन लागू है उसके ऊपर, तब क्या है वो डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल कर सकते हो कि सेक्शन 13 के अंडर कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस आती हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए अपनी तरफ से बता रही हूँ। मान के चलो सेक्शन 13 के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशंस है ना वो ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, मान लो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। अब एक और बात मान के चलो कि मिस्टर पिंकू जो है ना सेक्शन 13 के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है क्रिमिनल कन्विक्शन वाली, ठीक है, मान के चलो ये पिंकू के ऊपर लागू है। तो ऐसे सिनेरियो में अब जो मिस्टर पिंकू है ना, क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन 13 में बताई गई डिस्क्वालिफिकेशन लागू है, दैट्स वाई इस मिस्टर पिंकू को डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। समझ गए ये पॉइंट आप लोग।
सेवंथ लास्ट पॉइंट ये कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो क्या है, डायरेक्टर जनरल या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर को उसकी पोजीशन से कभी भी हटा सकती है। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस बंदे को इस पोजीशन से हटा देना चाहिए तो वो हटा सकती है। एक और बात इस पॉइंट में ये कही गई है कि अगर जो कॉरपोरेशन है ना वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे और उसमें 2/3 जो बंदे हैं वो इस बात को सपोर्ट भी कर दे कि इस बंदे को क्या है इस पोजीशन से हटाया जाए, तब भी वो बंदा अपनी पोजीशन खो सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझें। मान के चलो मिस्टर पिंकू डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। पहला सिनेरियो तो ये बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हटा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये अब इस पोजीशन के लायक नहीं है। पहला सिनेरियो तो ये था। दूसरा सिनेरियो, मान लो ये जो मिस्टर पिंकू है ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, और कॉरपोरेशन में 15 मेंबर हैं और कॉरपोरेशन में एक मीटिंग में ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें 2/3 हिस्सा, मान लो 15 में से 10 या 10 से ज़्यादा 12-13 लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ जी पिंकू को इस पोजीशन से हटाया जाए, तो ऐसे सिनेरियो में भी मिस्टर पिंकू क्या है अपनी पोजीशन खो देगा। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।